हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रकाश का दूसरा भाग, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया है। आज हम आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से, अपने मूल रास्ते से भटक जाती हैं। जब वो अपने मूल रास्तों से भटक जाती हैं तो उनका मूल रास्तों से भटकना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन में हमने क्या देखा था? परावर्तन में हमने देखा था जब प्रकाश की किरणें किसी तल से, चमकदार सतह से टकराती थी तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती थी। अर्थात यहाँ पर अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना जरूरी है। अपवर्तन तभी होगा जब दो अलग अलग माध्यम होंगे और परावर्तन के लिए एक ही माध्यम होता था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते 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 हैं। देखिए भाई, मान लीजिए यह किन्हीं दो माध्यमों के लिए सीमा पृष्ठ है। इस सीमा पृष्ठ के ऊपर एक माध्यम 1 है, माध्यम फर्स्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हम ले सकते हैं। नीचे दूसरा कोई माध्यम है, माध्यम 2। हम जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी। मान लीजिए यह प्रकाश की किरण आकर के तिरछा प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित हुई, तो जहां पर आपतित होती है वहां पर हम लोग लंब खींचेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इस प्रकाश किरण का मूल मार्ग क्या था? मूल मार्ग यह था। अगर माध्यम नहीं बदला होता तो यह प्रकाश की किरण ऐसे निकलती, लेकिन माध्यम बदलने के कारण यह प्रकाश की किरण अब अपने मूल मार्ग से भटक जाएगी। भटकने के बाद यह या तो अभिलंब की ओर झुक करके जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, दो में से एक होगा। या तो अभिलंब की ओर झुक करके जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। यह जो घटना घटित हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकाश की किरण जो जा रही है, अपवर्तित किरण, अभिलंब की ओर झुक करके जाएगी कि अभिलंब से दूर हटेगी। इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है
कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो यहां पर देखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए, अगर जो ये मान लीजिए सघन माध्यम है, अगर हमने इसको सघन माध्यम ले लिया और इसको हमने विरल माध्यम ले लिया, अगर हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या लिया, इसको सघन माध्यम कर लिया, इसको विरल माध्यम कर लिया, तो जो प्रकाश की किरण ये आ रही है सघन से विरल में जाएगी तो यह निकलेगी, ये वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। यह अभिलंब है, इससे दूर हट करके, उसका मूल मार्ग क्या था, ये वाला था, तो इससे क्या होगी, इधर हट के जाएगी, दूर हट करके जाएगी। अगर जो हम इसको विरल माध्यम लेंगे, अगर हम इसको विरल माध्यम लेंगे और इसको सघन माध्यम लेंगे तो क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक करके जाएगी। अब ये हम प्रकाश की किरण का मूल मार्ग क्या था, ये वाला था जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया हुआ है। तो प्रकाश की किरण जाएगी किधर से, इधर झुक करके इधर से निकलेगी, यह होगी प्रकाश किरण का मार्ग होगा। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीजें एक आ गई, एक आ गया सघन माध्यम और एक आ गया विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उसे हम लोग सघन माध्यम मानते हैं, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम लोग विरल माध्यम मानते हैं। तो कुछ माध्यमों के हम लोग अपवर्तनांक देख लेते हैं। कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक, कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक, कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक, जैसे हम शुरुआत करेंगे, निर्वात ले लें, वायु ले लें, कांच, जल और हीरा, ये तीन माध्यम हम ले लें। मान लीजिए निर्वात में या निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.008 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 लिया जाता है। अगर इसमें क्राउन कांच की बात कर दी जाए या फ्लिंट कांच की बात कर दी जाए तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 हो जाता है। अगर हम इसमें बात कर दें कांच में ही, कांच में अगर हम बात करें क्राउन कांच की, क्राउन कांच, यह जो कांच का अपवर्तनांक लिया जाता है औसत अपवर्तनांक लिया जाता है 1.5। अगर क्राउन कांच की बात करेंगे इसका अपवर्तनांक होता है 1.52, और फ्लिंट कांच की अगर बात करें, अगर हम फ्लिंट कांच की बात करें तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.65 अपवर्तनांक होता है। अगर हम जल की आप बात करें, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। और सबसे ज़्यादा हीरे का अपवर्तनांक होता है, सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है,
फोटो सबसे अधिक होता है हीरे का अपवर्तनांक। तो इस अपवर्तनांक के आधार पर हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम देखते हैं। अगर हम बात कर दें कांच और वायु की, तो देखिए कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु का अपवर्तनांक 1.008 है। तो इसका मतलब इन दोनों में सघन कौन होगा? कांच सघन माध्यम होगा और वायु विरल माध्यम होगा। जल और कांच की अगर बात कर लें तो जल का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसका मतलब कौन सघन होगा? कांच का अपवर्तनांक अधिक है, जल का अपवर्तनांक कम है। इसका मतलब कांच क्या है? सघन माध्यम है। यहां से एक बात और क्लियर निकल करके आ रही है कि अगर पदार्थ की तीन अवस्थाओं को देखा जाए, ठोस, द्रव, गैस, तो जो ठोस होता है वह सघन होगा। ठोस और द्रव की तुलना करेंगे तो ठोस सघन होगा, द्रव विरल होगा। द्रव और गैस की तुलना करेंगे तो द्रव सघन होगा और गैस विरल होगा। इस प्रकार से भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब दोनों ठोस ठोस माध्यम हो जाए, दोनों द्रव द्रव माध्यम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमको अपवर्तनांक की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सघन है और कौन विरल माध्यम है। अब हम लोग अपवर्तन के नियम देखेंगे। अपवर्तन के नियम देखिए, जिस प्रकार से परावर्तन के दो नियम होते हैं उसी प्रकार से अपवर्तन का भी दो नियम होता है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला नियम उसमें क्या था? जब उसमें पहला नियम था आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते थे। सेम उसी पर आधारित होगा यहाँ पर भी पहला नियम। यहाँ पर देखिए आपतित किरण तो होती है, आपतन बिंदु पर अभिलंब भी होता है, लेकिन इसमें परावर्तित किरण नहीं होती है। इसमें क्या होता है? अपवर्तित किरण होती है। जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आपतित हुई तो इसको तो हम लोग आपतित किरण ही कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। यह हो गया आपका आपतित किरण। आपतित किरण ये हो गया आपका आपतन बिंदु। ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। और क्या हो जाएगा? ये आपतन बिंदु पर अभिलंब। और ये इसका मूल मार्ग है। और ये मान लीजिए सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण मान लीजिए ये निकल गई, इसको आपने सघन माध्यम ले लिया हुआ है और इसको आपने विरल माध्यम ले लिया है। इसको आपने सघन माध्यम मान रखा है और नीचे वाले को आपने विरल माध्यम मान रखा है। तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी और इसको कहा जाएगा अपवर्तित किरण। इसको क्या कहा जाएगा? अपवर्तित किरण। तो अगर हम नियम की बात करें, अपवर्तन के नियम की बात करें, तो अपवर्तन के नियम प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पहला नियम क्या होगा भाई? आपतित किरण आपतित किरण मतलब जो प्रकाश की किरण आकर के गिरती है। अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। भाई पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण अपवर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण है और यहीं से अपवर्तित किरण निकल रही है। और आपतन बिंदु पर, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर अभिलंब
तीनों कहाँ है? इसी तल पर है, इसी पृष्ठ पर है, इसी सीमा पृष्ठ पर है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह पहला नियम है। अब दूसरा नियम उसमें क्या था? कोणों से संबंधित था। यहाँ पर भी दूसरा नियम कोणों से संबंधित होगा। यह देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको कहा जाता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। इसको कहा जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण। और एक कोण यहाँ बनेगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसको कहा जाएगा अपवर्तन कोण। इसको दिखाया जाएगा आर से, अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगा? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहाँ एन क्या है? कांस्टेंट है, जहाँ एन क्या है? कांस्टेंट है। और इस एन को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। एन को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज और निकल करके सामने आ गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की चाल हो सकती है या प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हो सकता है। तो क्या कहेंगे? किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में? जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना हो, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर हम अपवर्तनांक को देखिए, अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो एन बराबर क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य हो सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य, माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्ध्य हो सकता है। यहाँ से हम लोग किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक और अपवर्तनांक की बात होती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है तो उसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और जब किन्हीं दो माध्यमों का आपस में तुलना करके अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसको कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम यहाँ पर कहें, अगर मान लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यन लिखने का, अकेला यन लिखने का मतलब यह हुआ इसकी तुलना निर्वात के साथ की गई है। तो अगर जो हम लोग निर्वात को 1 नंबर से दिखाएं और माध्यम को 2 नंबर से दिखाएं तो हम इसको लिखेंगे 1n2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले को हमने क्या माना? निर्वात। दूसरे को हमने क्या माना? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे? निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 माध्यम है, कौन कौन है? वायु है और जल है, एयर है और वाटर है। आपको ज्ञात क्या करना है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आप क्या लिखोगे? ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मतलब अपवर्तनांक किसका ज्ञात किया जाता है? जो बाद में लिखा जाता है, या जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसको बाद में लिखते हैं, और जिससे तुलना करना होता है उसको पहले लिखते हैं। और जो पहले लिखा जाता है वह ऊपर होता है और जो बाद में लिखा जाता है वह नीचे होता है। तो इस प्रकार से हम लोग किन्हीं भी 2 माध्यमों की आपस में तुलना करके हम लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। यह तो था प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग कुछ प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वायुमंडल में वायु की बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें उन परतों से होकर के जब गुजरती है तो लगातार अपवर्तित होती रहती है। इसलिए वह प्रकाश की किरणें हमारे आंखों में सीधे न पड़ करके कभी इस दिशा से आती हैं तो कभी थोड़ा सा भटक करके आती हैं। इसीलिए हमें तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित होता है। अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी लेकर के उसमें सिक्का डाल दिया जाए तो वह सिक्का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, मतलब अपने वास्तविक गहराई पर दिखाई नहीं देती है, अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसका भी रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए अगर मान लीजिए यह है आपका बर्तन और इसमें क्या हुआ है? जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यहाँ पर रखा हुआ है सिक्का, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ पर आई, जल ऊपर क्या है? वायु। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? जल से वायु में जा रही है। जल का अपवर्तनांक हमने बताया 1.33, वायु का अपवर्तनांक हमने बताया 1 के आसपास 1.008 बताया हमने। देखिए प्रकाश कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। बहुत कम इनके बीच डिफरेंस है, इसलिए विचलन तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आकर के अपवर्तित तो ये हो गया अभिलंब। अब विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी? हल्का सा दूर हट करके निकलेगी।
और प्रकाश किरण, तो यही प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में पहुंचेगी, हमारे नेत्र में क्या होगी, यही प्रकाश की किरण पहुंचेगी। और जब यह प्रकाश की किरण पहुंचेगी तो यह प्रकाश की किरण हमको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो यह हमारे आंखों में सीधे से आते हुए प्रतीत होगा। तो हमको जो ये सिक्का नीचे यहाँ पड़ा हुआ है वह सिक्का हमको यहाँ प्रतीत होगा। इसीलिए पानी में डूबा हुआ सिक्का हमको क्या होगा, वास्तविक गहराई से कुछ कम गहराई पर प्रतीत होता है या उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार से अगर पानी में आधा डूबा हुआ लकड़ी हो तो वह भी हमको क्या होता है, तिरछा दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लेंस से संबंधित चीज़ें बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।